हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त की आज 5 तारीख हो गई है और क्योंकि आज़ादी की इस मुहिम में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ शहीद भक्तों की कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसी निशानियाँ जिससे आप सुनकर देश के प्रति अपना प्रेम और अपना जज्बा और बढ़ा पाएँ और जान पाएँ कि इस देश की आज़ादी के लिए सिर्फ किसी एक का बलिदान यहाँ काफ़ी नहीं था। हज़ारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया। उसमें किसी एक धर्म की बात नहीं थी। हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों ने मिलकर ये आज़ादी लड़ी थी। सबका अपना अपना तरीका था। कोई अहिंसा की बात करता था, कोई हिंसा से काम चलाता था। कि आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी में हमारे आज़ाद जी की बात है। चंद्रशेखर आज़ाद, नाम तो सुना ही आप सभी ने। चंद्रशेखर आज़ाद की छवि एक ऐसी छवि है जिसके लिए कह सकते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वाकई अपने नाम के साथ ये बहुत ही आज़ाद थे। इन्होंने ठान रखी थी कि आज़ादी चाहे जीते जी मिले चाहे मरते हो, लेकिन वो आज़ाद ही रहेंगे। इसीलिए अपने आखिरी वक्त में भी वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उन्होंने खुद को आज़ाद ही ऊपर वाले की राह में लुटा दिया। हाँ जी, तो आज़ाद की कहानी सुनते हैं आज के इस स्टोरी में। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ऐसी विचारधारा के समर्थक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका ग्राम के रहने वाले थे। इनकी माता जगरानी देवी थीं। बचपन से ही चंद्रशेखर न्यायप्रिय व उच्च विचारों वाले थे। इनका विद्यार्थी जीवन 5-6 वर्ष की अवस्था से आरंभ हो गया था। ये अपने बड़े भाई सुखदेव के साथ गांव की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। चंद्रशेखर जब 14 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने माता पिता से काशी जाकर शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया, परंतु माता पिता की अनुमति न मिलने पर वे बिना बताए ही अध्ययन हेतु काशी चले गए। इनकी शिक्षा की व्यवस्था काशी के दानी धर्मात्माओं द्वारा विद्यालय को दिए जा रहे अनुदान से हुई। चंद्रशेखर बनारस में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय अंग्रेजी शासन द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट द्वारा क्रांतिकारियों के दमन हेतु कानून बनाया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। इस सभा में बच्चे, बूढ़े और युवक सभी शामिल थे। सभा के दौरान जनरल डायर ने निहत्थे और शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर हथियारबंद सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग हताहत हुए। पंजाब की इस घटना की जानकारी चंद्रशेखर को समाचार पत्रों से मालूम हुई। अंग्रेजी शासन के इस अत्याचार के विरुद्ध किशोर चंद्रशेखर का खून खौल उठा। उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा अपने देशवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों का प्रतिशोध लेने की मन में ठान ली। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के चलते पूरे देश में अंग्रेजी शासन के विरोध की लहर फैल गई। समस्त देशवासी अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट करने को आतुर हो गए। लोग विदेशी कपड़ों व अन्य वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जलाने लगे। इस स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से चंद्रशेखर भी अछूते न रहे और आंदोलन में शामिल हो गए। जहां भी जुलूस व हड़तालें होती, चंद्रशेखर तत्काल वहां पहुंच जाते। बचपन की कठिन परिस्थितियों ने इन्हें कष्ट सहिष्णु, कठोर परिश्रमी व संघर्षशील बना दिया था। सन 1921 के अंत में ब्रिटेन के युवराज भारत यात्रा पर आए। उनके आगमन का पूरे भारत में विरोध किया गया। इसी क्रम में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के विरोध में बालक चंद्रशेखर ने बनारस के सरकारी विद्यालय पर धरना दिया। इसके बाद उन्होंने एक जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस अपनी तीव्र गति से जब उत्साह, उमंग और जय जयकार के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, तभी पुलिस बल वहां आ पहुंचा। कुछ नवयुवक तो भाग गए,
किंतु उनके नेता और 2-3 साहसी नवयुवक नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने सबसे पहले जुलूस का नेतृत्व करने वाले नवयुवक को पकड़ा, जिसका नाम चंद्रशेखर था। बालक चंद्रशेखर अपनी गिरफ्तारी पर जरा भी व्याकुल नहीं हुए। पहले की ही तरह उनके मन में जोश और चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी। उन्हें हवालात में डाल दिया गया। सर्दी का मौसम था और रात का समय। हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड में पुलिस अधिकारी ने उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं दिया, ताकि बालक ठंड से विचलित होकर उससे क्षमा मांगे। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात के 2 बजे जब पुलिस अधिकारी बालक चंद्रशेखर को देखने पहुंचा, तो वह उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। वह दंड बैठक कर रहे थे और उनका शरीर पसीने से नहाया हुआ था। अगले दिन बालक चंद्रशेखर को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने के लिए प्रसिद्ध था। अदालत लगी थी और कटघरे में सुंदर गठीला नौजवान खड़ा था। मैजिस्ट्रेट ने लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है। लड़के ने निडरता के साथ जवाब दिया, आजाद। इस बार मैजिस्ट्रेट ने कड़कदार आवाज में पूछा, पिता का नाम? लड़के ने जवाब दिया, स्वतंत्र। मैजिस्ट्रेट अपने प्रश्नों का उत्तर ऐसी ललकारती आवाज में सुनकर दंग रह गया। मैजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़के ने जवाब दिया, जेल खाना। निडर चंद्रशेखर के उत्तर को सुनकर मैजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया। झल्लाकर उसने बालक चंद्रशेखर को 15 बेंतों की कठोर सजा सुनाई। हंसते हंसते व भारत माता की जय बोलते हुए इन्होंने 15 बेंतों की सजा झेली। इसी घटना ने बालक चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आजाद बना दिया। चंद्रशेखर आजाद अब क्रांति के पथ पर अग्रसर हो चले। इनके विचारों और निर्भीकता की ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। इसे देखते हुए इन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया। इस संस्था का उद्देश्य न केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना था, वरन शोषण रहित प्रजातंत्र की स्थापना करना था। काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस लूट में 10 लोग शामिल थे। इनके अधिकांश साथी पकड़े गए और कुछ को फांसी की सजा दी गई, किंतु आजाद की छाया तक को पुलिस न छू सकी। साइमन कमीशन के विरोध में सन 1928 में हुए प्रदर्शन में पुलिस की मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसके प्रतिशोध के लिए पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई गई। इस योजना का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद ने किया। इस योजना में आजाद के साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी थे। सॉन्डर्स की हत्या के लिए अंग्रेजी शासन किसी को भी नहीं पकड़ सका। आजाद इस कार्य के बाद लाहौर से बाहर चले गए। आजाद ने कालांतर में एक नए क्रांतिकारी दल का गठन किया, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आजाद इस संगठन के आजीवन सेनानायक रहे। वह सदैव अंग्रेज सरकार की आंख की किरकिरी बने रहे, किंतु अंग्रेज सरकार उन्हें कभी पकड़ न सकी। वह क्रूर शुक्रवार का दिन 27 फरवरी 1931 को आया, जब आजाद अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। अंग्रेजी शासन को उनके अल्फ्रेड पार्क में उपस्थित होने की सूचना मिली। पूरा पार्क पुलिस द्वारा घेर लिया गया। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं। आजाद ने भी प्रत्युत्तर में गोली चलाई। उन्होंने अपने अन्य साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया और स्वयं पुलिस से मोर्चा लेते रहे। जब आजाद के पास एक ही गोली बची, तो उन्होंने स्वयं की कनपटी पर गोली मारकर अपने जीवन की इतिश्री कर ली। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी जीते जी अंग्रेजी शासन के हाथ नहीं आएंगे। अंत तक उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का मान रखा। भारत माता के इस वीर सपूत को कोटि कोटि नमन। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सुनने के बाद एक दिल में अलग सा तूफान उठता है। दिल करता है काश हम भी इस काबिल होते जो अपने देश के लिए मर मिटते। काश हम उस मौके पे होते। लेकिन मौका तो अब भी है, आज भी मौका है हमारे पास,
लेकिन आज हमें आज़ादी किसी बाहर के लोगों से नहीं, खुद में छुपे हुए उन गद्दारों से निकालनी है जो हमारे देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। हमारा देश बंट रहा है जातियों में, धर्म में, ऊंच नीच में, न जाने कितनी अफवाहों में, न जाने कितनी सच्चाइयों में। दिलों में दगा बना बैठी है ये राजनीतिक हमारे दिलों में। इस दगा से हम खुद कहीं तिल तिल मर रहे हैं और अपने देश को मार रहे हैं। इस बात को याद रखिए, हिंदुस्तान हमारा है, किसी एक का नहीं। फिलहाल अपने देश के प्रति आपकी क्या राय है और क्या आप अपने देश के लिए करना चाहते हैं, ये मौका है। इस 15 अगस्त अपने दिलों में से निकालिए उन सारे गिले शिकवे जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपके दिलों में बैठ रहे हैं। माना कि सामने वाला आपके लिए बेहतर नहीं है, पर आप तो बेहतर बनिए। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच।